नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रशीद अमीन हाज़िर हूँ अमीन हिंद न्यूज़ चैनल पर। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ आज के फाल्कन न्यूज़ टाइम पर। आज की सुर्खियाँ: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरकारी दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना। गुजरात पुलिस ने एक मुस्लिम शख्स को अपने साथ बीफ रखने और उसे मुंतकिल करने के कोशिश पर हलाक कर दिया। मौलाना कलीम सिद्दीकी और इनके 4 साथी जबरी तब्दीली मजहब केस में गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती का दावा है कि मरकज़ी हुकूमत कश्मीर पर छाई खामोशी को नॉर्मलसी से ताबीर करके दुनिया को गुमराह कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ के मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार। तालिबान ने मंगल को नायब वज़रा की फहरिस्त जारी की, जिसमें किसी खातून का नाम शामिल नहीं है। मस्जिद हराम के दाखिली दरवाज़ों पर माजूर अफराद के लिए मख्तस टैक्स। अब ख़बरें तफसीलात के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरकारी दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना हुए ने कहा कि इनका ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दौरान जामिया शराकत दारी मजबूत होंगे। न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वो अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। वो इनके साथ इलाक़ाई मसाइल, ख़ास तौर पर अफ़ग़ानिस्तान के मसले पर भी तबादला ख़याल करेंगे। मिस्टर मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहों से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मज़ीद इश्तराक बढ़ाया जाएगा। ये ममालिक अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ इकट्ठे जनूबी चीन समंदर के मसले पर चीन के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हयान ममालिक का कहना है कि जनूबी चीन का समंदर आज़ादाना जहाज़ रानी के लिए किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मिस्टर बाइडेन के अलावा वो अमरीकी नायब सदर से भी मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली के खिताब के दौरान वो कोरोना वायरस, वबा, दहशतगर्दी और दूसरे आलमी मसाइल पर अपने मुल्क के मौक़ूफ़ को बयान करेंगे। दूसरी खबर है कि गुजरात पुलिस ने एक मुस्लिम शख्स को अपने साथ बीफ रखने और उसे मुंतकिल करने की कोशिश पर हलाक कर दिया। यह वाक़या गोधरा में पेश आया, जहां 35 साला कासिम अब्दुल्ला हयात ने जान गंवाई। पुलिस का दावा है कि उसने एक मखबिर की इत्लाह पर कासिम को गिरफ्तार किया था। मखबिर ने पुलिस ऑफिसर HN पटेल को बताया था कि कासिम बीफ ले जाया करता है। कांस्टेबल सिद्धराज गजेंद्र, सब इंस्पेक्टर NR राठौड़ पर मुश्तमल पुलिस टीम फौरी मकाम पर पहुंची और कासिम को रोक कर उसे हिरासत में ले लिया। कासिम को गोधरा के B डिवीज़न पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां के इंचार्ज HN पटेल के ताल्लुक़ से मशहूर है कि इस्लामोफोबिया का शिकार है। कासिम की बहन बिल्किस और बहनवी को गिरफ्तारी 6-7 घंटे बाद कासिम से मुलाकात की इजाज़त दी गई। उन्हें कासिम ने बताया कि गिरफ्तारी से कबल उसे हिंदुत्व गुंडों की रक्षक कोर्ट के रूबरू पेश किया गया और वहां उसकी बेतहाशा पिटाई की गई। कासिम के दोस्त साहिल ने उसी रोज़ शाम में कासिम से मुलाकात की कोशिश की। तब कासिम ने उसे अपनी पिटाई के बारे में बताया। अगले रोज़ एक पुलिस कांस्टेबल सलीम ने कासिम के बड़े भाई बिलाल के घर पहुंचकर इतला दी कि कासिम ने खुदकुशी कर ली है। तब से कासिम के अरकान ख़ानदान, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब पूरी सरगर्मी से मामले को आला अहकाम से रुजू करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उनका कहना है कि कासिम की पुलिस तहवील में जान ली गई। पसमानदगान में बेवाह के अलावा 13 साला और 16 साला बेटे हैं।
कोरोना वबा में मुल्क भर में लोग रोज़गार से महरूम हैं। कासिम का भी रोज़गार ख़त्म हो गया था और पकोड़े बेचकर गुजारा कर रहा था। दूसरी खबर है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी में गैर क़ानूनी तब्दीली के मामले में गिरफ़्तार किया गया है। ये गिरफ़्तारी मेरठ से की थी। मौलाना को मेरठ से लखनऊ लाया जा रहा है। इनसे यहाँ पूछताछ की जाएगी। मज़ीद 3 मौलाना और इनके ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए तहवील में ले लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी उमर गौतम के करीबी हैं, जिन्हें गैर क़ानूनी तब्दीली के मामले में गिरफ़्तार किया गया था। ATS ने उमर गौतम से पूछताछ के बाद मिलने वाले इशारों की बुनियाद पर यह कार्रवाई की है। मौलाना कलीम ग्लोबल पीस सेंटर के सदर हैं। वो जमीयत वली अल्लाह के सदर भी हैं। मौलाना बहुत से मदरसों के इंचार्ज हैं और तालीम के शोबे में काम करने के लिए अच्छी शनाख्त रखते हैं। इनका शुमार मुल्क के मारूफ उलमा में होता है। कलीम सिद्दीकी का ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रनगर के फूलत इलाक़े से है। वो एक इस्लामी आलिम हैं। ATS ज़राए के मुताबिक गैर क़ानूनी तब्दीली मज़हब के लिए बैरून मुल्क से 3 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। सिर्फ बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे भेजे गए। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने हाल ही में मुंबई में RSS चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की थी। मौलाना कलीम को 7 सितंबर को मुंबई में मुनाक़दा नेशन फर्स्ट नेशन सर्वे तकरीब में मदऊ किया गया था। दूसरी खबर है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर व साबिक़ रियासत जम्मू व कश्मीर की आखिरी वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि मरकज़ी हुकूमत कश्मीर पर छाई खामोशी को नॉर्मलसी से ताबीर करके दुनिया को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा परस्त जमातें जम्मू व कश्मीर में आपसी भाईचारे पर हमला कराना चाहती हैं और आपस में लड़वाने की कोशिशें कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू व कश्मीर के अवाम को पुरअमन तरीक़े से भी एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अगर लोग हक़ या एहतजाज की बात करें तो मरकज़ी हुकूमत उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है और उन्हें खालिस्तानी या पाकिस्तानी करार देती है। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार आज जम्मू के पार्टी दफ्तर गांधी नगर जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की खामोशी का मतलब नॉर्मलसी निकाला जा रहा है और बाहर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि हुकूमत की जानिब से जम्मू खत्ता में 100 रिलायंस आउटलेट खोलने की इजाज़त दी जा रही है, जिसके बाद छोटे दुकानदार मुतासिर होंगे और बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने यही विकास किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने अब तरक्की के नाम पर लोगों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा PDP मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों की भरपूर मुखालिफत करती है और 22 सितंबर के जम्मू बंद काल की हिमायत भी करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि PDP ने दफ़ा 370 की मनसूखी से पहले ही कहा था कि अब जम्मू कश्मीर में तरक्की नहीं होगी, बल्कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी बढ़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत बुलंद बांग दावे करती थी कि दफ़ा 370 और 35 ये जम्मू व कश्मीर की तरक्की में बड़ी रुकावटें हैं जो अब गलत साबित हुए हैं। कश्मीर में रिश्वतखोरी काफ़ी बढ़ी हुई है, जिसका सबसे ज़्यादा खमीज़ा गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इनका कहना है कि हमें यहाँ पर अमन तरीक़े से भी एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जब वो हकाम चाहते हैं मुझे नज़र बंद कर देते हैं। दूसरी खबर है कि
دہلی پولیس نے منگل کے روز اشوک مارگ پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی کی سرکاری رہائش گاہ پر توڑ پھوڑ کے معاملے میں 5 افراد کو گرفتار کیا۔ نئی دہلی ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر پولیس دیپک یادو نے بتایا کہ اسد الدین اویسی کی رہائش گاہ پر توڑ پھوڑ کے سلسلے میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزمان اویسی کے بیانات سے ناراض تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مظاہرین اس کے گھر پہنچے اور توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو PCR کے ذریعے مسٹر اویسی کی رہائش گاہ کی توڑ پھوڑ کا پتہ چلا۔ جب پولیس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ مظاہرین نے مین گیٹ اور گھر کے کھڑکی کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار افراد نے ہندو سینا کے رکن ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مسٹر اویسی نے ٹویٹ کیا، انتہا پسند گنڈوں نے آج میری دہلی رہائش گاہ میں توڑ پھوڑ کی۔ ان کی بزدلی مشہور ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ کی طرح اکیلے نہیں بھیڑ میں آئے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جب میں گھر پر نہیں تھا۔ وہ لوگ کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے لیس تھے۔ انہوں نے میرے گھر پر پتھر برسائے اور میرے نام کی تختی کو تباہ کر دیا۔ دوسری خبر ہے کہ طالبان نے منگل کو نائب وزراء کی فہرست جاری کی، جس میں کسی خاتون کا نام شامل نہیں ہے۔ اس ماہ کے شروع میں وزراء کے انتخاب کے دوران بھی کسی خاتون کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی بین الاقوامی سطح پر بڑے پیمانے پر تنقید کی گئی تھی۔ یہ فہرست طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان دارالحکومت کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں پیش کی۔ نائب وزراء کی فہرست بتاتی ہے کہ طالبان پر بین الاقوامی تنقید کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے اور وہ جمعیت اور خواتین کے حقوق کو برقرار رکھنے کے ابتدائی وعدوں کے باوجود اپنے سخت گیر راستے پر جاری ہے۔ طالبان نے اپنی موجودہ کابینہ کو ایک عبوری حکومت کے طور پر تیار کیا ہے، یہ تجویز دیتے ہوئے کہ تبدیلی اب بھی ممکن ہے۔ تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کبھی انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں مجاہد نے کہا کہ کابینہ میں توسیع کی جائے گی، ہزارہ جیسی نسلی اقلیتوں کے ارکان اور خواتین کو بعد میں شامل کیا جائے گا۔ دوسری خبر ہے کہ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی سوشل سروس اور رضاکارانہ امور کی جانب سے معذوری سے 2-4 افراد کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے مسجد حرام کے داخلی راستوں پر علامات کے ذریعے ٹریک مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد رش کے موقع پر خصوصی افراد کی آمد و رفت میں کسی قسم کا خلل پیدا ہونے سے روکنا تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسجد حرام کے داخلی راستوں پر معذور افراد کے لیے مختص ٹریکس پر علامتیں لگانے کا کام صدارت عامہ برائے حرمین شریفین کے صدر الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ معذور افراد کے لیے یہ ٹریک نہ صرف مسجد حرام کے داخلی راستوں پر مختص کیے گئے ہیں بلکہ مسجد حرام کے صحن میں بھی خصوصی افراد کے لیے جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حرمین شریفین میں معذور افراد کے ذمہ دار شعبے کے ڈائریکٹر جنرل احمد البرکاتی نے کہا کہ مسجد حرام کے داخلی راستوں اور صحن میں خصوصی افراد کی آمد و رفت کے ٹریک پر علامتیں لگانے کا کام جاری ہے۔ درائن اثنا مسجد حرام میں سماجی اور رضاکارانہ امور کے سربراہ انجینئر امجد بن عائس
الحازمی نے کہا کہ صدارت عامہ برائے حرمین شریفین خصوصی افراد اور معذوری سے دوچار زائرین کے خدمت کے جذبے سے سرشار ہے اور انہیں ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کا عزم رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، اب اجازت دیں، ہم ملاقات کریں گے آئندہ بلیٹن میں تازہ خبروں کے ساتھ۔ شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔